दादाजी का मैसेज मिला जो उसे ऑफिस बुला रहे थे। तैयार होने के बाद रिया बिना नाश्ता किए जल्दी से खन्ना कॉरपोरेशन के लिए निकल पड़ी। वह टैक्सी से बाहर आई। उसने प्रोफेशनल कपड़े पहन रखे थे जो एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग के लिए परफेक्ट थे। मगर जैसे ही ठंडी हवा चली उसे अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। उसका कोट ज़्यादा लॉन्ग नहीं था और उसकी पेंसिल स्कर्ट की वजह से उसकी टांगों को ठंड लगने लगी। ठंड की वजह से रिया तेजी से ऑफिस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई। जल्दबाजी में उसने ब्लैक मे बीच को आते हुए भी नहीं देखा जिसे वह बहुत अच्छे से पहचानने लगी थी। रिया ने अपना कार्ड निकालकर प्राइवेट लिफ्ट की तरफ चलने लगी, जिस वजह से आसपास के लोग उसे क्यूरियसली देखने लगे। वहाँ रोजाना काम करने वाले लोग रिया के यहाँ आने से फैमिलियर थे, मगर बहुत ही कम लोगों को पता था कि वे यहाँ क्यों आती थी और क्या करने। लेकिन वे जब भी आती हमेशा प्राइवेट लिफ्ट ही इस्तेमाल करती जो सीईओ, कंपनी वाइस प्रेसिडेंट और हाई अथॉरिटीज़ के लिए थी, और आम एम्प्लॉय उसे यूज़ नहीं कर सकते थे। जो लोग रिया खन्ना को नहीं जानते थे उन्हें लगता वे किसी हाई अथॉरिटी की मिस्ट्रेस थी, और जो लोग जानते थे वे उसके बारे में बात करने से कतराते थे। सब जानते थे कि प्राइवेट लिफ्ट के कार्ड होने का क्या मतलब था। वे कंपनी में एक हाई इम्पोर्टेंट फिगर थी, मगर उसकी पोस्ट अननोन थी। लोगों को ज़्यादा नहीं पता था क्योंकि रिया कभी कभी ऑफिस आती। उसकी आइडेंटिटी सभी वर्कर्स के लिए एक मिस्ट्री थी। जब रिया अपने दादाजी के ऑफिस पहुंची तो उसने पाया उनका ऑफिस खाली था। एक सेक्रेटरी ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसके दादाजी थर्ड मीटिंग हॉल में उसका वेट कर रहे थे। रिया को थोड़ा अजीब लगा, मगर वे वहां चली गई। मीटिंग रूम में पहुंची तो उसने देखा मीटिंग पहले से ही चल रही थी और सारे एग्जीक्यूटिव कुर्सी पर बैठे थे। वहां पर मेन कुर्सी पर उसके दादाजी थे, जिनका ऑरा किसी महाराजा से कम नहीं लग रहा था। उनकी लेफ्ट में वाइस प्रेसिडेंट वंश मल्होत्रा था। मैं लेट आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, रिया ने कमरे में एंटर होते हुए कहा। अंदर ही अंदर वे गुस्से में उबल रही थी। दादाजी ने उसे 9:30 का टाइम दिया था। फिर भी रिया हर बार की तरह 30 मिनट पहले ही आई थी, लेकिन फिर भी वे लेट थी। मगर क्यों? उसके दादाजी ने उसे गलत टाइम दिया। वे समझ गए उसके दादाजी चाहते थे वे शुरू की बोरिंग इंट्रोडक्शन को स्किप करे और जब आए जब उसकी ज़रूरत थी। राजीव खन्ना अपनी प्यारी सी ग्रैंड डॉटर को देखकर बहुत अच्छे से जानते थे। उन्हें पता था वे हमेशा टाइम से 30 मिनट पहले ही आती थी। राजीव खन्ना और वंश मल्होत्रा को छोड़कर सभी रिया को वहां देखकर शॉक्ड हो गए। जो प्रेजेंटेटर थे वे उसे घूरने लगे। वहां बैठे एग्जीक्यूटिव उसके लेट आने पर उसे लुक डाउन करने लगे। वे कैसे इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में 20 मिनट लेट आ सकती थी। यहाँ बैठो, राजीव खन्ना ने अपने राइट साइड पर खाली सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। वंश मल्होत्रा ने उसकी हिचकिचाहट को देखते हुए उसे एक वार्म स्माइल के साथ इनकरेज किया। रिया खन्ना को उसे यहाँ देखकर बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। ये शख्स जो खन्ना इंडस्ट्रीज की दूसरी सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर था, उसका रिया से खून का कोई रिश्ता नहीं था। दूसरी फैमिली की बजाय जो वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल अपने बेटे, बेटी या रिश्तेदारों को देते, राजीव खन्ना ने वंश को देना ठीक समझा, जिसे उन्होंने अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। उनके लिए उनका कोई भी बेटा इस पोजीशन के काबिल नहीं था, इसलिए उन्होंने सबको शेयर्स देकर अलग कर दिया। रिया कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वहां मौजूद सभी लोग उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। राजीव खन्ना की परमिशन पाकर मीटिंग दोबारा से शुरू हो गई। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था रिया का मूड खराब होता जा रहा था। वे प्रोजेक्टर पर दिखाए गए नंबर्स को देखकर गुस्से में आ गई। इस प्रोजेक्टर की कॉस्ट और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई था। साफ जाहिर हो रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे थे। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक वे गाजियाबाद में 5 फ्लोर ग्रैंड मॉल खोलना चाहते थे। पहले तो ये आइडिया ही बकवास था। दूसरा, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, जबकि हकीकत में इसे बनाने में इतना खर्चा नहीं आने वाला था। इनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट को बनाने में 200 मिलियन का खर्चा आने वाला था, मगर रिया सच जानती थी ऐसा नहीं था। अगर वे सारी मेन पावर, मटेरियल और एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी ऐड करें और गवर्नमेंट टैक्सेस एंड पार्टनरशिप डीलिंग फीस दूसरी कंपनियों के साथ ऐड करें, तब भी उस एरिया में 5 स्टोरी बिल्डिंग बनाने में सिर्फ 150 मिलियन का खर्चा आने वाला था। तो फिर एक्स्ट्रा के 50 मिलियन क्यों? खन्ना कॉरपोरेशन के दूसरी कंपनियों के साथ अच्छे और गहरे रिश्ते थे, और वह खुशी खुशी खन्ना कॉरपोरेशन के लिए काम करती क्योंकि इससे उन्हें भी बहुत प्रॉफिट होता। इस सबसे साफ दिख रहा था जिस भी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया था उनका मोटिव ठीक नहीं था। वे खन्ना कॉरपोरेशन को ठगना चाहती थी, और उन्होंने जो रिवेन्यू एस्टीमेट किया था वे भी गलत था। क्या ये प्रोजेक्ट किसी बिगिनर कंपनी ने बनाया था, या वे खन्ना इंडस्ट्रीज को ठग कर उनका पैसा हड़पना चाहते थे? 200 मिलियन की रकम कोई छोटी नहीं थी। हालांकि खन्ना कॉरपोरेशन की वर्थ बिलियंस में थी।
रिया ने अपनी आंखें चारों तरफ दौड़ाईं। वहां बैठे सभी एग्जीक्यूटिव को उस प्रोजेक्ट में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछकर उसे ऐसे ही छोड़ दिया। ये देखकर रिया का गुस्सा और बढ़ गया। सबके सब निकम्मे हैं, उसने सोचा। उसने कुछ फैमिलियर कंसल्टेंट को ढूंढने की कोशिश की, मगर वहां उसकी जान पहचान का कोई नहीं था। रिया एक पार्ट टाइम कंसल्टेंट थी जो अपने दादाजी के लिए काम करती थी। वे भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बहुत सारे एहसान थे उस पर। मगर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो उस पर इतना यकीन करते हैं कि इस प्रेजेंटेशन को चेक करने के लिए उन्होंने उसके अलावा किसी को भी हायर नहीं किया। उसने वापस अपने दादाजी को देखा। उनका चेहरा सीरियस था, मगर उनकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था वे इस बोरिंग प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं थे। मगर जो लोग उन्हें अच्छे से नहीं जानते थे, उनके लिए वे सीरियसली इस प्रोजेक्ट को डिटेल्स को सुन रहे थे। कुछ लोगों को लग रहा था वे इसे सीरियस ले रहे थे, लेकिन वंश और रिया जानते थे कि इस प्रोजेक्ट की वजह से वे अनहैप्पी थे। क्या उन्हें लगता है कि वे अपनी ओल्ड एज की वजह से सठिया गए हैं? उनके चेहरे पर भले ही झुर्रियाँ पड़ गई थी, मगर उनकी आंखें आज भी उतनी ही क्लियर थी जितनी उस वक्त जब वे मिलिट्री में जनरल थे। आज वे अपने काफ़ी सारे एग्जीक्यूटिव को फायर करने वाले थे। शायद यही टाइम था एग्जीक्यूटिव बोर्ड को चेंज करने का। रिया ने अपनी अटेंशन वापस प्रेजेंटेटर्स की तरफ की। उन लोगों के कॉन्फिडेंट चेहरे को देखकर कोई नहीं बता सकता था वे इतना झूठ बोल रहे थे। वे समझ गई पहली बार नहीं था जब वे लोग ऐसा कर रहे थे। उनमें कोई भी नर्वस नहीं लग रहा था। इससे साफ जाहिर हो रहा था वे पहले ऐसा कई बार कर चुके थे और अब उन्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस हो चुकी थी। उनसे उनकी बेवकूफ़ी पर अपनी आंखें घुमाई। ये उनका सबसे बेकार प्लान था। खन्ना कॉरपोरेशन का पहले से ही एक बड़ा शॉपिंग मॉल है गाजियाबाद में, तो फिर वे अपने रिसोर्सेज खर्च करके दूसरा क्यों बनाएं? और बेबी जब इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट इतना कम था। बहुत देर तक उनकी बकवास सुनने के बाद रिया थक गई। उसने अपना हाथ उठाकर उस प्रेजेंटेटर को रोक दिया। परमिशन टू स्पीक। उन्होंने रिया को देखा। उन्हें लगा अपनी कम उम्र की वजह से उसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। वे उस पर इतराए। वे खुद को क्या समझती है? वे कोई बोर्ड मीटिंग की डायरेक्टर नहीं है जिसके पास अथॉरिटी हो हमसे क्वेश्चन करने की। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। रिया, तुम क्या कहना चाहती हो? राजीव खन्ना ने तुरंत कहा। उनकी आंखों में अपनी प्यारी और टॉप ग्रैंडडॉटर के लिए गर्व महसूस दिखाई दे रहा था। उनका चेहरा शांत था, मगर मैं दिल ही दिल मुस्कुरा रहे थे। लगता है मेरी ग्रैंडडॉटर फाइनली अपनी बात कहने जा रही थी। उन्होंने जानबूझकर रिया को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, क्योंकि इससे सबको पता चल जाता है कि वे उनकी ग्रैंडडॉटर थी। सब लोग हैरान हो गए, मगर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट जेंटलमैन, रिया ने उन सब की तरफ अपनी नज़रें घुमाकर कहा, यह प्रोजेक्ट बिल्कुल बकवास और बाहियात है। उसकी इस बात पर प्रेजेंटेटर अपना आपा खो बैठे। किस बेस पर तुम इसे बकवास कह रही हो? अभी तो मैंने शुरू किया है, इतनी जल्दी हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। रिया ने उस शख्स को टोका जो अभी बोल पड़ा था। उसकी नज़रें शार्प थी, एक सांप की तरह जो वार करने के लिए तैयार थी। हर कोई उसे देखकर शॉक्ड हो गया। पहली बात, खन्ना कॉरपोरेशन के इंपीरियल स्टोर मॉल में सबसे हाईएस्ट शेयर है, तो हम दूसरा मॉल बनाकर अपना पैसा क्यों बर्बाद करें जो उससे कम्पीट करे? इससे न सिर्फ लिंक कॉरपोरेशन के साथ हमारा रिश्ता ख़राब होगा, बल्कि शायद वे हमसे सारे रिश्ते और प्रोजेक्ट भी तोड़ दें। दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। इसका एनुअल रेवेन्यू बहुत कम है। हमारी कंपनी की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी अगर हम अपनी पार्टनर कंपनी के साथ कम्पीट करने लगे तो। और जितनी रकम आप इस प्रोजेक्ट में दिखा रहे हो वे नॉर्मल से 20% ज़्यादा है। रिया ने एक एक करके उनका सारा काला चिट्ठा खोल दिया। उसका हर एक शब्द तीर की तरह लोगों को चुभ रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी इतनी कम उम्र लड़की उनके प्रोजेक्ट की हकीकत को ऐसे सबके सामने लाकर रख देगी और वहाँ बैठे उससे डबल उम्र के लोगों को पीछे छोड़ देगी। जब रिया उनके प्रोजेक्ट की बेइज्जती कर रही थी, एक शख्स ये सब देखकर उससे प्रभावित हो रहा था। अर्नब राठौर जो दरवाजे पर अपने लोगों के साथ खड़ा था, ये सब सुन रहा था। सुरेश यहाँ मौजूद नहीं था जिसे उसने एक इम्पोर्टेंट मिशन पर भेजा था, मगर अर्नब राठौर के आसपास 15 से ज़्यादा लोग थे। उसमें उसके सेक्रेटरी, कंसल्टेंट, अटॉर्नी और बॉडीगार्ड थे। वे सब रिया को इस तरह देखकर उसे एडमायर करने लगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।